हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू केम स्टोरी। आज हम लोग जो टॉपिक स्टडी करने वाले हैं वो पढ़ेंगे हम लोग क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम। यानी एटम के बारे में क्या स्टडी है, किस तरीके से एटम के अंदर काफ़ी सारे सेल्स सब सेल किस तरीके से प्लेस होती हैं उसकी एक स्टडी करेंगे। ठीक है। क्लासिकल मैकेनिक्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स का मतलब जो भी माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स हैं, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स की स्टडी को डील करने में जो भी प्रिंसिपल यूज़ हुए हैं वो न्यूटन्स लॉ से होकर के आते हैं। ठीक है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, यानी न्यूटन्स लॉ ही क्लासिकल मैकेनिक्स में पूरी तरीके से अप्लाई हो पाता है। ठीक है। ये क्लासिकल मैकेनिक्स यानी न्यूटन के जो भी प्रिंसिपल्स हैं वो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स में नहीं लग पाते हैं। ठीक है। क्यों नहीं लग पाते हैं? क्योंकि इनमें डुअल नेचर का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं होता है। ठीक है। ना ही तो ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को गवर्न करते हैं। ठीक है। या ऐसा कह लो, क्योंकि जो भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं उनमें वेव नेचर इन्वॉल्व हो जाता है, इस वजह से क्लासिकल थ्योरी वहाँ पर फेल होने लगती है। ठीक है। यानी कि हम प्रिडिक्ट नहीं कर पाते हैं किसी भी पार्टिकल के बारे में कि एट एनी टाइम वेयर द पार्टिकल इज लोकेटेड और व्हाट इज़ द एक्चुअल पोजीशन ऑफ दैट पार्टिकल। ठीक है। तो इन टॉपिक को, जो भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं उनकी स्टडी को, उनके मोशन को, उनके मोमेंटम को जब हम स्टडी करते हैं तो वो कहलाता है, उसको हम लोग नई ब्रांच के अंदर स्टडी करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है। क्वांटम मैकेनिक्स एक थ्योरेटिकल साइंस है जो कि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के मोशन के बारे में डिस्क्रिप्शन देता है, किस तरीके से उनका मोशन होगा। ठीक है। और इसकी जो भी इक्वेशंस होती हैं वो इक्वेशन, एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था स्ट्रोजिंगर, उन्होंने इक्वेशन दी थी। ये इस टाइप से कुछ इक्वेशन यहाँ पर होती है। मैंने ड्राइव की थी क्लासिकल मैकेनिक्स को स्टडी करने के लिए, सिमिलर वे में उसी टाइप से इक्वेशन स्ट्रोजिंगर साइंटिस्ट ने ड्राइव की, जो कि वो क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल्स, या ऐसा कह लो हम काफ़ी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की स्टडी के लिए काम करते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एटम्स, मॉलिक्यूल्स। ठीक है। इनके बेसिस के लिए काम करते हैं। ठीक है। तो ये था आपका क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। हाइड्रोजन एटम एंड द श्रोडिंगर इक्वेशन। जब हाइड्रोजन एटम के लिए इस इक्वेशन को सॉल्व किया गया, ठीक है, तो सॉल्व करने पर हुआ क्या? सॉल्व करने पर कुछ अलग अलग एनर्जी लेवल्स, पॉसिबल एनर्जी लेवल्स निकले जो इलेक्ट्रॉन कुछ ऑक्यूपाई कर सकता है। ठीक है। और उन हर लेवल का जो वेव फंक्शन था, वेव फंक्शन मतलब जो पीछे आप लोगों ने देखा ना इस स्लाइड में, जो ये सिंबल बना हुआ है शाई, ये कहलाता है क्या, वेव फंक्शन। ठीक है। ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन के कोऑर्डिनेट्स पर। हालांकि इसकी कोई खुद की फिजिकल मीनिंग नहीं होती है, लेकिन ये सिर्फ ऐसा कह लो इलेक्ट्रॉन की पोजीशनिंग बताएगा अगर हम कोऑर्डिनेट्स अलग अलग वेरी करते हैं तो। ठीक है। तो हाइड्रोजन एटम के लिए जब इस इक्वेशन को सॉल्व किया गया तो ये पाया गया कि इलेक्ट्रॉन के काफ़ी सारे एनर्जी लेवल्स हम लोग को देखने को मिले, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन रिसाइड कर सकता है। और उन हर इलेक्ट्रॉन, उन हर जो एनर्जी लेवल्स, उनका सबका अपना अपना क्या था, वेव फंक्शन था। और क्योंकि सबका अपना अपना वेव फंक्शन था तो सबकी अपनी अपनी एनर्जी होती है। ठीक है। और ये जो लेवल्स होते हैं ये सब क्वांटाइज्ड होते हैं। क्वांटाइज का मतलब क्या है? देखो, यहाँ पर क्वांटम मैकेनिकल की ये ब्यूटी होती है, यहाँ पर हर चीज़ें क्या है, क्वांटाइज्ड है। क्वांटाइज का मतलब आप कोई आर्बिट्रेरी वैल्यू नहीं कंसीडर कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू अपने मन से नहीं ली जा सकती, जो वैल्यू है वही वैल्यू हो सकती है। ठीक है। तो ऐसा क्यों है यहाँ पर? इसका रीज़न सिर्फ इतना कहा जा सकता है, जैसे आप क्लासिकल मैकेनिक्स अगर क्वांटम मैकेनिक्स का कंपैरिजन कराएं तो क्लासिकल और क्वांटम में अंतर क्या है? क्वांटम में बस ये अंतर है कि पार्टिकल का बहुत ही छोटा साइज होने की वजह से उसमें वेव नेचर काफ़ी आ जाता है। तो वेव नेचर होने की वजह से ही क्वांटाइजेशन का प्रोडक्शन होता है, या ऐसा कह लो क्योंकि वेव नेचर है माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स में, इसलिए क्वांटाइजेशन हम लोग को देखने को मिलता है हर चीज़ में। क्वांटाइजेशन, एंगुलर मोमेंटम में क्वांटाइजेशन, एनर्जी में क्वांटाइजेशन, तो सब चीज़ क्वांटाइज्ड होती है। ठीक। ये जो क्वांटाइजेशन होता है ये गवर्न किया जाता है 3 नंबर्स है, जिनको हम लोग क्वांटम नंबर्स बोलते हैं, जो कि किसी भी इलेक्ट्रॉन के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन देने में हेल्पफुल होते हैं। और जो वेव फंक्शन साई होता है, इसका काम ही होता है कि हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना। ठीक है। तो वहीं से कुछ अलग अलग जो क्वांटम नंबर्स डिराइव हुए हैं तो उनका कुछ ना कुछ मतलब है। ठीक है। तो वेव फंक्शन एक मैथमेटिकल फंक्शन है जिसकी वैल्यू डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉन के कोऑर्डिनेट्स पर। ठीक है। उसका कोई भी खुद का फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता है। ठीक है। ये जो वेव फंक्शन होता है हाइड्रोजन का या हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज का विद 1 इलेक्ट्रॉन, उसको हम लोग ऑर्बिटल्स, एटॉमिक ऑर्बिटल्स बोलते हैं। ये जो वेव फंक्शन हम लोग ने हाइड्रोजन के लिए डिराइव किया, हाइड्रोजन एक सिंपलेस्ट एटम आप लोगों का माना जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इस इक्वेशन को सॉल्व करना काफ़ी ईजी हो जाता है। और उसी टाइप से अगर हम हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज लें, मतलब जैसे कि अगर हमने हीलियम लिया, हीलियम प्लस, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 1 इलेक्ट्रॉन है। तो जितनी स्पीसीज़ के 1 इलेक्ट्रॉन है उन सब का ये इस तरीके से हम लोग जो
इक्वेशन को सॉल्व करके काफ़ी सारी वैल्यूज़ पता लगा सकते हैं, ठीक है। और जो भी वेव फंक्शन जो होते हैं ये क्या कहलाते हैं, ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स कहलाते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन या हाइड्रोजन स्पेसीज के 1 इलेक्ट्रॉन के लिए जो भी आपने फंक्शन अभी लिए, ये इसको हम लोग शाई से बोलते हैं, तो क्या कहलाता है, उसका एटॉमिक ऑर्बिटल्स कोई क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, ठीक। यहाँ पर जैसा कि हमने पीछे स्लाइड में बताया था, इस साई का खुद का कुछ फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता है, लेकिन हम क्यों फाइंड करते हैं, इसकी भी मतलब क्या है इस चीज़ को फाइंड करने से। इस साई वेव फंक्शन, इसका खुद का कोई भी फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन अगर हम लोग साई स्क्वायर पढ़ते हैं तो इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है, क्योंकि ये हमें ये चीज़ शो करता है इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी क्या है। क्लासिकल मैकेनिक्स में चीज़ें माइक्रोस्कोपिक होने की वजह से उन चीज़ के हम लोग एग्जैक्ट लोकेशन बता सकते हैं। वही यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर चीज़ों को काफ़ी छोटे होने की वजह से हम यहाँ पर उनका एग्जैक्ट लोकेशन तो नहीं बता सकते। हाँ, हम इतना ज़रूर कह सकते हैं कि किसी भी पार्टिकल को फाइंड किया जा सकता है, उसकी कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी हो सकती है। तो ये जो फंक्शन है ये सिर्फ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को डिनोट करता है कि इलेक्ट्रॉन की क्या प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होगी किसी भी रीजन में, ठीक है। तो वही यहाँ पर लिखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन एट ए पॉइंट ऑफ एन एटम। किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, किस रीजन में कितनी प्रोबेबिलिटी होगी, वो हमें पता चलता है साई स्क्वायर से। और इससे हम लोग को सारे फिनोमेना समझ में आ जाते हैं हाइड्रोजन एटम के, ठीक है। जो श्रोडिंगर इक्वेशन है ये सिर्फ हाइड्रोजन के लिए ही अप्लाई हुई है। जैसे जैसे एटम्स बढ़ेंगे या जैसे जैसे एटॉमिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेट इंक्रीज, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करना काफ़ी मुश्किल होता चला जाएगा। क्यों मुश्किल होता चला जाएगा, जैसे हाइड्रोजन के हिसाब से कंसीडर करो, हाइड्रोजन का जो भी एटम है उसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के द्वारा क्या हो रहा है, बस अट्रैक्शन हो रहा है, उनके बीच में अट्रैक्शन से करके हम लोग इसको एक सॉल्व कर लेते थे, ठीक है। हालांकि जब हम और कॉम्प्लेक्सिटी में जाएंगे, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हैं या 3 इलेक्ट्रॉन हैं, सिर्फ न्यूक्लियस का इनके ऊपर अट्रैक्शन ही नहीं होगा, आपस इलेक्ट्रॉन का एक दूसरे के साथ रिपल्सन भी होगा। तो उस रिपल्सन को हम लोग नहीं देख सकते, उस रिपल्सन के हिसाब से किस तरीके से इक्वेशन को सॉल्व किया जाएगा। तो ये जो इक्वेशन होती है श्रोडिंगर इक्वेशन, जो भी इक्वेशन है, इसको मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए सॉल्व नहीं किया जा सकता, काफ़ी कॉम्प्लेक्टेड चीज़ें हैं, ठीक है। अब क्वांटम की इम्पोर्टेंस क्या है, इम्पोर्टेंस देखो यहाँ पर क्या है क्वांटम मैकेनिक्स से। इलेक्ट्रॉन की जो भी एनर्जी होती है वो क्या होती है, क्वांटाइज्ड होती है। क्वांटाइज्ड का मतलब हर एक इलेक्ट्रॉन की अपनी एक एनर्जी, पर्टिकुलर एनर्जी होती है, ठीक है। क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल्स आए कहाँ से, क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल्स सीधा परिणाम है किसका, वेवलेंथ प्रॉपर्टीज़ का। यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन में वेवलेंथ प्रॉपर्टीज़ ना होती तो कभी क्वांटाइजेशन आता ही नहीं। क्वांटाइजेशन आने का रीज़न ही यही है कि उनमें क्या है, वेवलेंथ प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। पोजीशन और वेलोसिटी कभी भी हम लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, ठीक है। हर एक एटॉमिक ऑर्बिटल का अपना खुद का वेव फंक्शन होता है, क्योंकि हर एक एटॉमिक ऑर्बिटल में कुछ इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई होंगे, तो उनका अलग अलग वेव फंक्शन होगा जो कि उनको लोकेट करता है, या उन्हीं की लोकेशन को जो हम लोग ट्रेस करते हैं तो वो हमें एक पाथ मिल जाता है, उसको हम लोग एटॉमिक ऑर्बिटल बोलते हैं, ठीक है। किसी भी एटॉमिक ऑर्बिटल में उसकी जो एनर्जी होगी वो डेफिनेट होगी, और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। किसी भी एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन कैन ऑक्यूपाई, ठीक है। ये जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी हमने पीछे बताया था साई स्क्वायर, ये हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है, ठीक है। इट्स वैल्यू पॉसिबल टू प्रोडिक्ट द रीजन अराउंड द न्यूक्लियस। और ये चीज़ हमें ये बताता है कि न्यूक्लियस के अराउंड कितना रीजन होगा जहाँ पर हमें इलेक्ट्रॉन को पाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये हमें ये पॉइंट गवर्न करता है, ठीक। फिर आते हैं ऑर्बिटल्स एंड क्वांटम नंबर, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स ऑन एन एटम पॉसिबल, एटम में काफ़ी ज़्यादा नंबर में ऑर्बिटल्स पॉसिबल हो सकते हैं, ठीक है। और उन ऑर्बिटल को डिस्टिंग्विश करने के लिए उनका साइज़, उनका शेप, उनका ओरिएंटेशन, ये तीनों चीज़ें अलग अलग होती हैं, ठीक है। सबसे पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसी भी एटम के अंदर ये बताता है कि उसका साइज़ कितना होगा पहली बात, और उसकी एनर्जी कितनी होगी उस ऑर्बिटल की, ठीक है। इसको हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल n से, और ये हमें बताता है कि क्या शेल होगी, कौन सी शेल में कोई भी इलेक्ट्रॉन डिसाइड कर रहा है, ठीक है। और नंबर ऑफ अलाउस ऑर्बिटल्स कितना होगा, n स्क्वायर, ठीक है। उसको आप स्क्वायर कर दें तो वहाँ से वैल्यू पता चल जाएगी। तो ये होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये मान लो कि हम इन क्वांटम नंबर से किसी भी इलेक्ट्रॉन का डेजिग्नेशन पता करते हैं। जैसे आपका एड्रेस होता है, किस तरीके से आपका एड्रेस होता है, सिटी में रहते हैं
सिटी में किस स्ट्रीट में रहते हैं, क्या होम नंबर है, क्या हाउस नंबर है। तो उसी टाइप से कुछ इलेक्ट्रॉन का क्या है, एक एड्रेस दिया जा रहा है इलेक्ट्रॉन का। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एक बड़े पैमाने पे ये बताता है कि हमने एक रीजन डिसाइड कर दिया कि हाँ इस रीजन के अंदर कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। सेकंड आता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। ये क्या करता है, ये ऑर्बिटल का 3D शेप डिज़ाइन करता है। हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पता लगा के ये तो पता लगा ली कि जो भी ऑर्बिटल है उसके अंदर होगा, लेकिन एल के पता होने से ये क्या करता है, ये पता लगाता है कि उस ऑर्बिटल का 3D शेप क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम क्या होगा इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू होती है वो n-0 से लेके n-1 तक होती है। यानी कि अगर आपको n की वैल्यू 1 दे रखी है तो l की पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है, l की वैल्यू हो सकती है 0, l की वैल्यू हो सकती है 0, सिर्फ 0, यानी एक ही वैल्यू पॉसिबल होती है, ठीक है। और उसके हिसाब से हम लोगों ने जो सबसेल मिलती हैं सेल के अंदर सबसेल, उनके नाम रख दिए SPD और अकॉर्डिंगली 0-1 एल की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 के हिसाब से SPDF ये नाम रखे गए, ठीक है। फिर आता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का काम क्या है, ये स्पेशल ओरिएंटेशन बताता है ऑर्बिटल्स की विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस। किसी एक कोऑर्डिनेट एक्सिस के रेस्पेक्ट में ये हमें लोकेशन बताता है। देखो एन से पता चल जाती है हम लोग को सबसेल, एल से पता एन से पता चल जाती है शेल, एल से पता चल जाती है सबसेल। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ये डिसाइड करता है कि जो भी ऑर्बिटल होगी उसकी ओरिएंटेशन किस डायरेक्शन में होगी। मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर ML गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द स्पाशियल ओरिएंटेशन, ठीक है। स्पाशियल ओरिएंटेशन बताता है और इसकी वैल्यू कैसे पता चलती है, 2l+1 वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। -l से लेके l तक जाती है ये वैल्यू, ठीक। इलेक्ट्रॉन स्पिन का मतलब क्या है, जितने भी अभी 3 क्वांटम नंबर हमने आपको बताए वो क्वांटम नंबर किसी भी इलेक्ट्रॉन के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं किसी भी एटम के स्पेक्ट्रा को पूरी तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाते। तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए जो 4th क्वांटम नंबर हम लोगों ने यहाँ इंट्रोड्यूस किया इलेक्ट्रॉन स्पिन, यानी इलेक्ट्रॉन स्पिन का कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़रूरी है। बट ऑल दिस नंबर आर नॉट इनफ टू एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रा। लाइन स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन करने में ये हेल्पफुल नहीं है, क्योंकि लाइन स्पेक्ट्रा का मतलब क्या है कि हम इंटरेक्शन कराते हैं मैटर पर रेडिएशन का और उस चीज़ को हम रिकॉर्ड करते हैं। जब ऐसा करके रिकॉर्ड किया जाता है तो जो लाइन स्पेक्ट्रा है, ठीक है, यानी कि जो भी हम लोग को लाइंस देखने को मिलती हैं किसी भी स्पेक्ट्रम में, तो वो लाइंस की जो नंबरिंग है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। नंबरिंग ज़्यादा होने का सीधा मतलब ये है कि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, और इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने का मतलब है ऑर्बिटल शेल हैं, सब शेल हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो स्पेक्ट्रल लाइंस होती हैं और भी ज़्यादा ब्रेक होती हैं। इसका मतलब वहाँ पर इलेक्ट्रॉन के स्पिन होने का कोई ना कोई कॉन्सेप्ट जरूर यूज़ हो रहा है, ठीक है, जो कि मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में हम लोग को देखने को मिलता है। दैट इज सम ऑफ द लाइन्स एक्चुअली अकर इन डबलेट्स। तो बहुत सारी लाइन ऐसी होती हैं इलेक्ट्रॉन स्पिन में जो डबलेट्स में आती हैं या ट्रिपलेट्स में आती हैं, ठीक है। तो ऐसे केस में हम लोग को 4th क्वांटम नंबर को इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत है, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन स्पिन, ठीक है। और इसको हम लोग डिनोट करते हैं MS से, और इसकी सिर्फ 2 वैल्यू होती हैं, या तो +½ होगा या -½ होगा। तो ये इसकी वैल्यू होती है, इसको हम लोग स्पिन क्वांटम नंबर बोलते हैं। Thank you, student. Thank you for listening to this video.